पैसा बह रहा है और वो एक बहुत ही बड़ी बात है इस चुनाव में। इतने बार लोगों ने पाले बदले हैं, इतने बार लोग यहाँ से वहाँ चले गए हैं, तो एक अमूमन पत्रकार जो याद रखता है किसकी हिस्ट्री क्या है, वही कंफ्यूज है कि अब नेता कौन सी पार्टी का कहाँ पहुँच गया। जो चोट पहुंची थी लोकसभा चुनाव में, वो चोट हमने पार कर ली। 10 में से 8 सीट जीत ली। आज नैरेटिव गद्दारी का नहीं। कटेंगे तो कटेंगे भी बात हो रही है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की भी बात हो रही है। इतने हाई चार्ज्ड अप पॉलिटिकल कम्युनल कैंपेन से आप लोग कैसे लड़ रहे हैं या लड़ पाएंगे? दिल्लीचे ही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा। अभी ये इलेक्शन में दिल्लीचे ही तख्त हलवी तो महाराष्ट्र माझा, आपको ऐसा रिजल्ट नजर आएगा। ये आप जितने चुनाव देखेंगे काफ़ी क्लोज इलेक्शन होंगे और 2-3% चाहे कोई राज्य उठा लीजिए, अगले कुछ महीनों कुछ सालों की बात मैं कह रहा हूँ। आदाब, नमस्कार। आप ये तस्वीरें देख के समझ गए होंगे कि हम मुंबई में हैं। महाराष्ट्र चुनाव हैं, 20 तारीख को वोटिंग है और महाराष्ट्र चुनाव इस बार बहुत इम्पोर्टेंट भारत की पॉलिटिक्स के लिए भी है और राज्य के लिए तो होते ही हैं, क्योंकि भारत की पॉलिटिक्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां टूट गई, शिवसेना और नेशनल कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार जी की पार्टी है। अब टूट चुकी 2 पार्टीज़ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, महायुति के बीच की लड़ाई है और इस पूरे इलेक्शन में तय हो जाएगा कि लोग किसके साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ या एकनाथ शिंदे के साथ, शरद पवार के साथ या अजीत पवार के साथ। और इसके अलावा जो कैंपेन महायुति का है, खासकर बीजेपी का, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, कि क्या ये यहाँ के लोगों को स्वीकार होगा। तो हम यहाँ पर समझेंगे, कुछ खास लोग हैं उनके साथ, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ पॉलिटिशियन, ताकि आप लोगों को कहीं और जाना ना पड़े, समझने के लिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और महाराष्ट्र कौन जीत सकता है, मुद्दे क्या हैं, वो हम समझेंगे। तो हमारे साथ एक खास पैनल है, डॉक्टर आशीष रंजन जी, जिनको हम जानते हैं, हमारे पैनल में पहले भी रहे हैं। इनकी अपनी डेटा एनालिसिस की कंपनी है डेल्स, पहले CSDS में थे। रूबिन है जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मुंबई आम आदमी पार्टी के, और अनीश हैं यंग स्पोक्स पर्सन हैं NCP पावर फैक्शन के, और सीनियर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है हमारी तरह नीता। तो सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, क्योंकि आपने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कई डिकेड्स कवर किया है एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एनालिस्ट। ये इलेक्शन बाकी इलेक्शन से कैसे अलग है? जैसे हमने शुरुआत में कहा कि 2 शिवसेना, 2 NCP, और सबकी नज़रें महाराष्ट्र पे हैं, और ख़ासकर जिस तरीके का अभी पवार साहब का बयान है कि अडानी साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग में जिसमें सरकार बनी, अजीत पवार ने, सॉरी माफ़ कीजिए, अजीत पवार का बयान आया कि अडानी साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग में जो सरकार बनी एकनाथ शिंदे को तोड़ करके। तो ये इलेक्शन कितना अलग है बाकी इलेक्शन से? बहुत ही अलग है, कई स्तरों पे अलग है। जैसे कि जो एक ज़माने में पक्ष हुआ करते थे, वो अब एक पक्ष नहीं है, वो डिवाइडेड हो गए हैं, वो बिखरे हुए हैं। रिबेल्स का इतिहास महाराष्ट्र में पहले से ही रहा है, तो रिबेल्स भी है, वो जो तालमेल करेंगे, हम इस अलायंस के साथ में जाए या हम दूसरे अलायंस के साथ में जाए। पैसा बह रहा है और वो एक बहुत ही बड़ी बात है इस चुनाव में। जिस तरह से पैसा दे रहे हैं लोगों को, और जिनके पास पैसा नहीं है तो वो बहुत ही अलग मसला बनता है कि उनको कौन उन पे इन्वेस्ट करेगा। तीसरी बात है कि इस तरह से जो बिखर जाने की वजह से अब उनके पास नए नेता, नए कैंडिडेट्स कैसे वो खड़े कर सकते हैं। तो वो एक बदलाव जो हम देख रहे हैं वो इस तरह से आ रहा है कि आज के लिए हमने ये देखना चाहिए कि वो इस चुनाव में कितने वोट से जीतेंगे। वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे उद्धव ठाकरे का गढ़ जो है शिवसेना का, कई इलाकों में जहां भाजपा सेना एक ज़माने में वो सैफरन अलायंस हुआ करती थी, अब वो बिखरे हैं। तो जब उद्धव के गढ़ को किसी को खड़ा करना है तो वो एक
अच्छी बात है कि वो आज के चुनाव को लेकर नहीं देख रहा है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं कि 5 साल बाद ये जो उनका कैंडिडेट है, जैसे कि साउथ मुंबई में मलाबार हिल कॉन्स्टिट्यूंसी के उदाहरण को लेकर, तो वो एक है। जो विषय है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कई सारे आंदोलन हुए किसानों के और मराठा आरक्षण को लेकर, और एक जो नया ये हुआ है एक बदलाव, योजनाएं जो उन्होंने अनाउंस, लाड़की बहन योजना, एक शेतकरी योजना है, और उन्होंने कई सारे महामंडल यानी कि कमीशंस अनाउंस किए हैं। उन्होंने मदरसा के लिए, ये एकनाथ शिंदे गट ने मदरसा के लिए जो स्टाफ है जो सिखाते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई है। तो ये आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते थे ना। लगता था कि शायद एनसीपी कांग्रेस के ज़माने में ये होगा, तो वो नहीं हुआ है। तो किस तरह से आशाएं लोगों की उन्होंने बढ़ाई है, ये देखने को मिलता है अपने को। ऊपर से द वन थिंग दैट दे हैव डन इज़ दिस महामंडल, ये एक आश्वासन है, एक ख्वाहिश लोगों की जो है अलग अलग स्तरों पे गाँव में उन्होंने ये कमीशंस बहुत बड़े हैं होते हैं महाराष्ट्र में, और उन्होंने ये महामंडले जो अनाउंस किए हैं उसकी वजह से लोगों को लोन्स मिलेंगे, लोगों को नौकरियाँ, ये सब आश्वासन है। बट देखिए जो एक गुस्सा हुआ करता था लोकसभा चुनाव के दरमियान लोगों में कि गद्दारी हुई है, पक्ष तोड़े गए हैं, वो अब कुछ 2 महीने में किस तरह से उन्होंने वो कंट्रोल में लाए हैं। और आरक्षण रहा मराठा का, तो उन्होंने एक ओबीसी सामने ये किया है कि ओबीसी काफ़ी मेंबर्स जो है वो गुस्से में हैं कि ये मराठा आरक्षण की वजह से पूरा परसेंटेज ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी ओबीसी है तो उनके परसेंटेज में रिजर्वेशन का डेंट होगा। तो उन्होंने वो कंट्रोल में लाने की कोशिश की है। तो हम जो देख रहे हैं, और इसमें भाजपा तो है ही बड़ा पक्ष, लेकिन किसी को ये नहीं अपेक्षा होगी कि एकनाथ शिंदे आज वो एक इतने आगे आके एक बहुत ही कन्विंसिंग और फोर्स बन गए हैं, जो अब तक पिछले चुनाव तक हमेशा नीचे काम करते रहे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी एक जगह बना ली है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था, अब वो मेन प्लेबैक सिंगर हुए हैं, मेन फोर्स हुए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुझे लगता है बदलाव है, ये नया है, और ये होने वाला है कि हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होगा, किस तरह से क्लोज फाइट होगी, नहीं होगी। ये तो मतलब पोस्ट इलेक्शन भी आप कह रहे हैं काफ़ी कुछ हो सकता है। हाँ, ये तो ड्रामा अभी शुरू हुआ है, बाकी है, शुरू है। नीता जी ने ओपनिंग कमेंट दिए, प्रसाद काते साहब भी हैं जय महाराष्ट्र के। पहले जर्नलिस्ट से बात करेंगे, फिर पॉलिटिशियंस के पास आएंगे। काते साहब, आपने नीता जी को सुना, इतने साल से आप कवर कर रहे हैं और जय महाराष्ट्र के आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये इलेक्शन कैसे अलग है? लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि यहाँ पर जिसे महायुति कहते हैं, एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र ने तो कहा भैया हम उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, राहुल गांधी, संविधान बचाओ, 400 पार नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कितना अंतर हो गया? सबसे पहले एक अगर छोटा सा एक लाइटर नोट पे शुरू किया जाए तो पिछले 5 सालों में पत्रकारों के फ़ोन बुक जितनी बार अपडेट हुए महाराष्ट्र में, तब तक शायद इतना कभी भारत में कहीं नहीं हुआ होगा। हाँ, इतने बार लोगों ने पाले बदले हैं, इतने बार लोग यहाँ से वहाँ चले गए हैं। तो एक अमूमन पत्रकार जो याद रखता है किसकी हिस्ट्री क्या है, वही कंफ्यूज है कि अब नेता कौन सी पार्टी का कहाँ पहुँच गया। ये एक लाइटर नोट है, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि जनता की हालत क्या हुई होगी। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा राजनीति हुई, और ये अमूमन इतनी आसानी से पचने वाली बात नहीं है। लोगों को आदत नहीं होती है इतनी राजनीति की। पिछले 5 सालों में यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, अपने घोर विरोधियों के साथ जाना, और घोर विरोधियों के साथ जाने के बावजूद सत्ता का संपूर्ण स्वाद लेना, ये इतना सब कुछ लोगों ने देख लिया कि लोग भौचक हैं। अरे ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है वाला जो फॉर्मूला अब तक केवल इश्तेहारों में हुआ करता था कि चमत्कार संभव है, वो राजनीति का चमत्कार मतलब जो उद्धव ठाकरे राम मंदिर बनाने को, बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन को मेडल की तरह छाती पे पहनते हैं, वो राहुल गांधी
के साथ में कैंपेन करते हैं, राहुल गांधी उनके साथ में कैंपेन करते हैं, ये अमूमन होता नहीं है पॉलिटिक्स में। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स भी हुए हैं। बिल्कुल भयंकर रूप से 360 डिग्री के आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो गए हैं, और इस पूरे के पूरे 360 डिग्री के आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से यहाँ की जनता के बीच में जो एक कन्फ्यूजन था वैचारिक रूप से किसके साथ जाए न जाए, उसका पहला पड़ाव लोकसभा में ख़त्म हो गया, क्लैरिटी आ गई। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको पहले स्तर पर हमें समझना होगा। दूसरा मुद्दा ये है, लोगों ने लोकसभा में अपना जवाब दे दिया। उन्हें उस समय या तो मोदी को हराना था या मोदी को जिताना था, बहुत साफ चीज़ है। उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वोट डाल दिया। अब जब राज्य की बात आती है तो राज्य में उन्हें तय करना है, सबसे पहली बात, क्या हमें एक स्थिर सरकार देनी है। ये स्थिर सरकार की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास की कुछ चीज़ों को यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपको रखना चाहता हूँ। जो चीज़ बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन का गठबंधन नहीं कर सका, वो गठबंधन उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया था। क्या बात थी वो? ताउम्र अपनी राजनीति में बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन के गठबंधन को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में और उद्धव ठाकरे के साथ होते हुए 160 सीटें उन्होंने जीती, जो महाराष्ट्र की जनता ने दिया हुआ मैंडेट था उस समय। उस मैंडेट को तोड़ के कोई और कहीं चला गया। तो ये एक पॉलिटिकल रिकॉर्ड एक तरफ देवेंद्र फडणवीस के नाम पे है, उद्धव ठाकरे दुर्भाग्यवश उसका फ़ायदा अलग तरीके से लेते हुए दिखाई दिए। 2.5 साल के बाद जो चक्का घुमा है, वो चक्का किस लिए घुमा? क्योंकि 2.5 साल के बाद भी उद्धव ठाकरे रहना चाहते थे सत्ता में, और वो उनके साथी उस तरीके से उन्हें वहाँ देखना नहीं चाहते थे, बदलाव चाहते थे। जो महाविकास आघाड़ी की बात होती है, वो महाविकास आघाड़ी के अंदरूनी कहानियों की वजह से सत्ता में परिवर्तन हुआ। इस बात को याद रखिए। कैसे? उद्धव ठाकरे के 40 लोग चले गए। उद्धव ठाकरे के 40 लोगों को पूर्ण रूप से सुरक्षा थी। सुरक्षा का जिम्मा किसका था? गृह मंत्रालय। कौन था गृह मंत्री? दिलीप वलसे पाटिल। अनिल देशमुख तो अंदर जा चुके थे। तो दिलीप वलसे पाटिल किसके आदमी है? शरद पवार चाहते तो 40 लोगों की बगावत रोक सकते थे। पुलिस महकमा उनके पास था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उद्धव ठाकरे को 2.5 साल से ज़्यादा समय के लिए मविया की लोग यानी महाविकास आघाड़ी कांग्रेस गठबंधन नहीं चाह रहा, नहीं, इसलिए सब कुछ हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो फिर भी क्लियर हो गया ना, लोगों ने वोट दिया। उद्धव ठाकरे का भी अच्छा एक इमर्जेंस हुआ। उनको लोगों ने इंडिपेंडेंटली पहला चुनाव अपने चेहरे पर लड़ना, एक तरीके से फेस तो थे ही वो महाराष्ट्र में एटलीस्ट इंडिया गठबंधन के, तो उनको सीटें ज़्यादा जिता करके आए, कॉन्फिडेंस भी आया उनके ऊपर। तो उद्धव ठाकरे पर भी लोगों ने वो विश्वास जताया है। जी देखिए, लड़ी कितनी सीटें और जीती कितनी सीटें, ये एक तर्क है जिसको भूलना नहीं चाहिए। अब तक जब वो भाजपा के साथ हुआ करते थे, तब जिस तरीके से उनको सीटें मिलती थी और वो जीतते जिस तरीके से थे, उसके मुकाबले क्या हुआ? उसके बनिस्बत उन्हें लोकसभा में कितना मिला? उनकी पार्टी टूट गई। उनका सबसे बड़ा ग्राउंड मैनेज करने वाला एकनाथ शिंदे नहीं था। उनके तमाम परिवार के लोग अलग हो गए। ये भी समझिए किस स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। काथे साहब सौरभ शुक्ला को 10 कैमरामैन और 10 प्रोड्यूसर मिल जाए तो कैसा काम कर रहे हैं? अकेले कैसे काम करेंगे? भी तो फर्क पड़ता है ना कि किस कंडीशन में लड़ रहे हैं। आपके ऊपर ईडी केसेस हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, हेमंत सोरेन जेल में थे, तो लोकसभा चुनाव में ये सारे फैक्टर्स भी तो थे। लोकसभा ही चुनाव में उन्हें नए कैमरामैन शरद पवार और कांग्रेस भी तो मिल गई थी, राहुल गांधी भी तो मिल गया था। उन्हें मुसलमानों का एक मुश्त वोट भी मिला, दलितों का एक मुश्त वोट भी मिला, जो शिवसेना को इससे पहले कभी उनका कोर हिंदुत्व वोट भी टूटा, उनका वो भी हुआ। तो फायदे दोनों तरफ देखिए ना, वो दोनों तरफ का कहीं फायदा तो कहीं नुकसान भी हुआ काते साहब। जी, लेकिन इससे पहले वो जिस प्रतिशत में जीतते थे, उसके मुकाबले इतना भारी वोट आने के बावजूद उनका 9 सीटों तक सिमट जाना, ठीक है, ये एक मुद्दा है जिसको नजरअंदाज नहीं। ठीक है, और आएंगे अनीस और रूबेन, और फिर एंड में आएंगे आशीष जी के पास। आशीष जी डेटा बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में कितना क्लोज था परसेंटेज वाइज भी पूरा इलेक्शन। अनीस, अब आप लोग अलग हैं। जैसे पहले हम लोग आते थे, 2014 का असेंबली इलेक्शन कवर किया था, उसके बाद तो नहीं। भाई एनसीपी कांग्रेस एक ही बात है। अभी तो एनसीपी बड़ा हम लोग को भी होमवर्क करना पड़ता है नहीं। एनसीपी हाँ, अजीत दादा अलग, एनसीपी पवार यानी शरद पवार अलग। तो कैसे आप भी अपनी तैयारी कर रहे हैं इस इलेक्शन में? आप एक यंग स्पोक्स पर्सन हैं और एक अच्छा खासा मटेरियल आपको भी तैयार करना पड़ा है कि कैसे डिफेंड करना है अपने पॉलिटिशियंस को। इन्होंने कहा कि शरद पवार साहब चाहते तो वो गृह मंत्रालय उनके पास था, तो पार्टी या सरकार गिरने से बचा सकते थे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। शरद पवार जी के बारे में ये भी कहा जाता है, दिल्ली से करके यहाँ तक, कि शरद पवार जी के दिल में क्या है वो कोई नहीं जानता उनके सिवा।
कितने और कैसे चांसेस देख रहे हैं आज आप लोग भी, क्योंकि ये लोकसभा में तो आपने अपनी बचाई इज्जत, विधानसभा सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी पार्टी की लेगेसी बचाने के लिए। पवार साहब के मन में क्या है वो सब जानते हैं, वो कोई नहीं जानता। सॉरी, पवार साहब के मन में क्या है कोई नहीं जानता, दिल में संविधान है, इसीलिए हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। तो इसीलिए ये एक वैचारिक लड़ा है, और जो वैचारिक लड़ा हम लोकसभा चुनाव में लड़ते आए हैं वो आज अभी विधानसभा चुनाव में भी लड़ेंगे। आप याद रखेंगे कि विधानसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के पहले पत्रकार क्या कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी शायद लोकसभा चुनाव हार जाएगी पर विधानसभा चुनाव जीत लेगी। क्यों? क्योंकि मुद्दे क्या थे? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। वो 3 मुद्दे आज भी ज्वलंत मुद्दे हैं। आप कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन देखिए, आप सोयाबीन की कीमत देखिए, आप कॉटन की कीमत देखिए, वो सब गिर रहे हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसीलिए मुद्दे जो है महाराष्ट्र में वो आम नागरिकों के मुद्दे हैं और उन पे ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। अभी बात हुई, इन्होंने कहा कि पवार साहब रोक सकते थे। अभी बीजेपी वालों ने टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी चालू करके रखी थी, गोवा से लेके गुवाहाटी तक लोगों को घुमा रहे थे, तो उस सब में उनको रोकना थोड़ा मुश्किल पड़ गया था। पर एक समय ऐसे भी आ गया था जहाँ पे उनको रोकना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उन्होंने उनके उसूल बेच दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे आघाड़ी के साथ जाएंगे जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, एक ऐसे आघाड़ी के साथ जाएंगे जो महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम सब कुछ, सबके अपने पॉलिटिकल नैरेटिव हैं, ये एक नैरेटिव था मुझे लगता है। पर ये नैरेटिव छोड़ के भी देखिए, जो चोट पहुंची थी लोकसभा चुनाव में, वो चोट हमने पार कर ली, 10 में से 8 सीट जीत ले। आज नैरेटिव गद्दारी का नहीं है, वो बातें हम भूल गए। नया सिंबल है तुतारी वाजवणारा माणूस, हमें बहुत अच्छा लगता है, सबके हाथ में हम तुतारी दे रहे हैं। हम नए सिंबल के साथ लोगों तक जा रहे हैं। घड़ी उन्होंने चुरा ली पर वक्त भी हमारा है। तो इस नैरेटिव के साथ हम लोगों के पास जा रहे हैं कि आज ग्रामीण क्षेत्र में आप अगर घूमोगे तो आपको दिखेगा कि किसान आज बहुत ही ट्रबल्ड है, ग्रस्त है। किसानों की समस्याओं का हल बिल्कुल आया नहीं है इस सरकार के नीचे, और जो समस्याएं लोकसभा चुनाव में ज्वलंत मुद्दे की तरफ आके सामने आ गए थे वही विधानसभा चुनाव में आएंगे। मैं दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ये अलायंस स्टिच किया, उनके पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था, उनके पास कोई उसूल नहीं थे। जो उन्होंने एक अलायंस बनाया है उसकी विचारधारा नहीं है और उसका कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कल तक नवाब मलिक को टेररिस्ट बुला रही थी, वो आज नवाब मलिक को अलायंस पार्टनर बुलाकर फ्रेंडली फाइट के दाम पे मानकोट शिवाजी नगर में लड़ रही है। तो जो मॉरल फेस था भारतीय जनता पार्टी का, जो सिद्धांतों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते आया था उनके मुताबिक महाराष्ट्र में, उस सिद्धांतों की राजनीति का खुलासा आज इस विधानसभा चुनाव में हो गया। ठीक है, मैं आऊँगा। मैम ने शुरुआत में एक बात कही थी, कैसे अपने लेसन्स हैं वो बीजेपी या एमवीए ने सीखे हैं कि लोकसभा में क्या कहाँ उनसे गलती हुई, उसको सुधार करके कैसे उन्हें असेंबली इलेक्शन लड़ना है। मैं आऊँगा, पर आप रूबिन के साथ भी आते हैं कि रूबिन, पहली बात तो आप आम आदमी पार्टी, संजय जी भी कैंपेन कर रहे हैं, आप लोग बहुत चार्जअप कैंपेन हो गया आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि आप लोग साथ में ही हैं, प्रचार कर रहे हैं संगठन, और आप यहाँ बॉम्बे से हैं। बटेंगे तो कटेंगे भी बात हो रही है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की भी बात हो रही है। इतने हाई चार्जअप पॉलिटिकल कम्युनल कैंपेन से आप लोग कैसे लड़ रहे हैं या लड़ पाएंगे? देखिए, जनता में प्रचंड आक्रोश है। ये देवेंद्र फडणवीस का रथ ज़मीन पे ही नहीं पाताल में चला गया है। यही लोग कहते थे लोग कनेक्टेड है इकबाल मिर्ची से, दाऊद इब्राहिम से, फिर उन्हीं के साथ उन्होंने सरकार बनाया, सरकार चलाया। तो वो एक बात। दूसरी बात, हम यहाँ पे मुंबई में खड़े हैं। मुंबई में पिछले 3 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। 28 महापालिका जो हैं सारे शहर में इलेक्शंस नहीं हुए हैं। औरंगाबाद, नवी मुंबई जैसे कॉरपोरेशन में 5 साल से इलेक्शन नहीं हुए। जनता त्राही कर रही है। जनता जाए तो किसके पास जाए? पिछले 2 साल में यहाँ पे लूट मच गई है। बीएमसी में, ये इसके पीछे बीएमसी की बिल्डिंग है कोइंसिडेंशली, बीएमसी में यहाँ पे 91,000 करोड़ का इनकी फिक्स डिपॉजिट थी, वो अभी आ गया है 75,000 करोड़ पे। तो ये ऑर्गेनाइज लूट इस लेवल तक पहुँच गया है कि जनता के हितों के काम करने के लिए इनके पास समय ही नहीं है। और रही बात किसानों की, किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं। आप एनसीआरबी डेटा देख लो, पहली बार युवा किसानों की तुलना में ज़्यादा संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। 5,000 वैकेंसीज हैं पुलिस डिपार्टमेंट में,
भर्ती के लिए, उसके लिए एप्लीकेशंस आता है 11 लाख करोड़। ये फीलिंग है जनरली कि बीजेपी महाराष्ट्र विरोधी पार्टी तो है ही, साथ ही साथ मुंबई विरोधी पार्टी है। मुंबई को ख़त्म करना है, मुंबई की प्राथमिकता को ख़त्म करना है। ये जो इकोनॉमिक इंजन है मुंबई पूरे देश के लिए, ये ख़त्म करना है। यहाँ के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो टाटा एयरबस हो, वेदांता फॉक्सकॉन हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी हो, डायमंड इंडस्ट्री हो, सब कुछ ले जाके गुजरात ले लिया जाता है। तो ये फीलिंग है। ये पॉइंट आया नहीं था कि सारा महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्री है वो गुजरात को दे रहे हैं। तो ये इनके गुजरात के तो अढ़ाई मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है कि नहीं हमको पता नहीं, गुजरात के अढ़ाई है। एक तो गुजरात के जो विद्यमान मुख्यमंत्री ऑफिशियल, दूसरे हैं एकनाथ शिंदे और आधे हैं देवेंद्र फडणवीस। तो अढ़ाई मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो कोई है नहीं। तो जनता गुस्सा है और ये मुझे लगता है कि काफ़ी निर्णायक रूप में जनता महाविकास आघाड़ी के पक्ष में मतदान करेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई भी मुद्दे देख लो, कोई भी सेगमेंट देख लो, आप महिलाओं की बात करो, महिला सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री आके यहाँ पे भाषण देते हैं और कहते हैं एक है तो सेफ है, तो आई थिंक ये अडानी के लिए कहते हैं, ये एक है तो सेफ है उनके लोगों के लिए कहते हैं। और अगर योगी आते हैं यहाँ पे और कटेंगे बटेंगे की बात करते हैं, ये पुरोगामी महाराष्ट्र है, ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये संतों का महाराष्ट्र है, महात्मा फुले का महाराष्ट्र है, डॉक्टर अंबेडकर का महाराष्ट्र है। यहाँ पे ये कटेंगे बटेंगे नहीं चलेगा। चलिए वो तेज को देख लेंगे। आशीष जी, और बहुत इंटरेस्टिंग होगी आशीष जी की बात, क्योंकि आशीष जी डेटा क्रंचिंग करते हैं। आशीष जी, डेटा के आधार पर आप क्या देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में? 2019 में आपने यहाँ पर सर्वे किया था, 2024 में आपने यहाँ पे सर्वे किया था, और डेटा के हिसाब से ये महाराष्ट्र का चुनाव किसके पक्ष में जा सकता है? देखिए किसके पक्ष में जा सकता है ये एक दूसरा पहलू है, उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले 2014 और 2024 में जो दो बड़ी परिवर्तन आए हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, वो ये कि 2014 में बीजेपी एक बड़ी पार्टी और मैसिव वोट शेयर के साथ आगे आई थी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उससे पहले जो यहाँ 4 मेजर पार्टी थी, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, उन लोगों का कमोवेश वोट इन सीट कंटेस्टेड 30 से 35% के आसपास होते थे। 2014 में वो बढ़ के शिवसेना और बीजेपी का 50% से ऊपर आया था। 2024 के लोकसभा में वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टियां विखंडित हो गई। उसमें 2 अहम चीज़ हुई। 19 से 24 को तुलना कीजिए आप, बीजेपी वहीं की वहीं रही जहां वोट इन सीट कंटेस्टेड की बात होती है। एनसीपी जो तकरीबन 40% के आसपास होती वो रहती थी, लेकिन जो सबसे बड़ा गेन हुआ वो कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि और अन्य राज्यों में पिछले 10 साल, और ये धीरे धीरे आ रही थी, वो पार्टी 30 से 35% की हो रही थी। और 2014 के बाद जो बीजेपी ने परिवर्तन किया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो जो थ्रेशोल्ड, विनिंग थ्रेशोल्ड का गेम जो 40% हुआ, तो पहली बार महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है 45% वोट इन सीट कंटेस्टेड लेके आई। तो यानी एक दावेदारी पेश की। तो उसका बड़ा रीजन विदर्भा वाला जो है, और हमारे दूसरे साथी लोग अभी जिक्र कर रहे थे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे तकरीबन 153 विधानसभा क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी का जो अलायंस था वो आगे थी, और 125 के आसपास महायुति। अब ये देखना है कि ये जो चीज़ें, कांग्रेस का जो उभार 2014 में जो एक मजबूती आई वो मेंटेन रह पाती है कि नहीं। जो एक नया अलायंस बना जिसकी बात जिक्र हो रही थी कि मुस्लिम, मराठा सारे चीज़ आए, वो सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। तो आंकड़ों के दृष्टिकोण से ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और कमोबेश बहुत हद तक मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे ये डिपेंड करता है कि महाराष्ट्र की जो इलेक्टोरल राजनीति है वो किस तरफ जाएगी। 2 चीज़ इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है जो कि आंकड़ों से ज़्यादा थ्योरेटिकल है। पहला सवाल वो है आइडेंटिटी को लेके। महाराष्ट्र की राजनीति कमोबेश, आप थोड़ा जब नॉर्थ बिहार में थोड़ा इंडिया हिंदी बेल्ट में जाएंगे तो बिहार की तरह है। 2014 के बाद कई राज्यों में बीजेपी बहुत बड़े उभार के साथ आई, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार एक ऐसी राज्य जो जटिल गुत्थी उसके लिए बनी हुई है कि अकेले दम आज भी उनकी हैसियत नहीं है कि वो आगे बढ़ें, और कहीं ना कहीं वो रीजनल पार्टीज़ के साथ अलायंस करके वो बने हुए, शायद उनकी मजबूरी बनी हुई है।
और वो क्या है, दोनों में कॉमन ये है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जो पहचान है, मराठा राजनीति की जो पहचान है, ओबीसी राजनीति की जो पहचान है, दलित राजनीति की। और हमें मानना चाहिए, इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए कि दलित सेंटिमेंट जो है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। भले दलित कोई सीएम नहीं बने हैं या ये चीज़ें, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स है काफ़ी अवेयर और एक तरीके से बहुत कुछ निर्धारित करती है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का क्या गेम होगा, क्योंकि जैसा कि अभी बातचीत हो रही है 2019 के बाद 2024 में बहुत सारी चीज़ें विखंडित हुई है, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुए एक पार्टी का दूसरे चीज़। तीसरी जो बड़ी बात है वो गवर्नेंस के लेवल पे, ये जो लड़की बहन योजना है, सरकारी आती है लड़की बहन योजना, उसमें एक चीज़ जो मेरा अपना है, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट में जाते हैं, काम करते हैं इन सब चीज़ों पे, ऐसा मुझे कहीं भी एक एविडेंस नहीं मिला है जहाँ पे महिलाओं को अगर डायरेक्ट बेनिफिट मिले, कैश ट्रांसफ़र, ट्रांजैक्शनल बेनिफिट हम लोग इसको पॉलिटिकल थ्योरी की भाषा में कहते हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। मतलब जहाँ पर महिलाओं को पैसे या डायरेक्ट ट्रांसफर मिला है वहाँ पर फायदा मिला है बीजेपी को। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिसने भी दिया है, जिसने भी दिया है, चाहे वो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस ने दिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मिला, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को मिला, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिला। तो जहाँ भी ट्रांजैक्शनल बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अब सवाल ये है उसमें कि उसका स्केल क्या रहेगा। महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें जो आइडेंटिटी की बात हो रही है, आइडियोलॉजी की बात होती है, उसमें क्या महिला अकेला एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी जो कि इस चुनाव परिणाम को इधर से उधर कर देगी, ये देखने वाली बात है। ये बहुत अहम बात है। मैं नीता जी के पास आऊँगा, फिर उसके बाद नीता के पास आऊँगा, फिर उसके बाद प्रसाद जी। नीता, बहुत इंपॉर्टेंट हम सब ने सुना कि क्या है, दो लोगों के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे ताकि नेशनली ये पर्सपेक्टिव मिले सब लोगों को। एकनाथ शिंदे और शरद पवार, दो लोकल बॉय, वुड रादर से पुट इट लाइक दिस, कि दो लोकल लोग हैं। सेंटर के चुनाव मोदी, राहुल गांधी, संविधान, बड़े मुद्दों पर, असेंबली में मुद्दे अलग हो जाते हैं। आप से पहला सवाल तो यह है कि एकनाथ शिंदे का राइज आप कैसे देखती हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे देखती हैं ज़मीन पर। एकनाथ शिंदे एज आ एडमिनिस्ट्रेटर लोगों को नहीं पता था, वो मुख्यमंत्री बने, और हम समझते हैं कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को बनवाना चाहती थी, लेकिन फिर भी अमित शाह से हार्ड नेगोशिएट करके वो मुख्यमंत्री बने रहे, और अब भी जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे का राइज कैसे देखते हो? लगता है कि एकनाथ शिंदे का चेहरा एमवीए के लिए वरदान साबित हो सकता है? एकनाथ शिंदे ये भाजपा को ही एक बड़ा धक्का है मुझे लगता है, क्योंकि सब लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट किया था। वो आदमी पहले से ही बहुत बहुत कम बोलते थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, अपना कामकाज बराबर से संभालते थे, वो हार्ट दिल से वो शिव सैनिक है। तो कभी कभी उनका जब मुझे लगता है पेशेंस का बेंचमार्क खत्म हो जाता है, तब वो अपने असली रूप में, जैसे कल वो गद्दार कह दिया तो कांग्रेस के ऑफिस में गाड़ी से उतर के चले गए अग्रेसिवली, तो वो करेंगे, तब वो शिव सैनिक है। हट्टे कट्टे जो उनके बाला साहेब ठाकरे के जो एकदम कट्टर कार्यकर्ता है, तो वो हो सकता है अभी भी, लेकिन उनका राइज अगर आप उनके आजू बाजू के लोगों को पूछेंगे, जो ठाणे के ही लीडर्स है, प्रताप सरनाइक हो या उनके और कुछ करीब दोस्त, तो आपको ताजुब नहीं होगा, क्योंकि ठाणे में वो क्या थे, ये ठाणे के स्थानिक लोगों को, कार्यकर्ताओं को पता है, वो अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेके जाते हैं। उनकी एक दूसरी बड़ी खासियत ये है कि अगर उनके पास समझिए 1 लाख है, तो वो 99 लाख दूसरों को देंगे, 1 लाख अपने पास। तो कार्यकर्ताओं का नेता है वो। 1 लाख 100। हाँ, समझ गया। हाँ, तो वो कार्यकर्ताओं का नेता है, और इसलिए वो बार बार बोलते हैं कि देखिए मैं खर्च कर रहा हूँ, पैसा देना चाहिए। वो पैसे ही नहीं देते थे, ऐसे उनका आरोप उद्धव ठाकरे के खिलाफ है। ये सब अभी भी आप कह सकते हैं कि नर्सरी स्कूल में है, अगर आप उनकी तुलना शरद पवार से कर रहे हैं। अच्छा, ठीक उनके खुद के भतीजे ने, आपको कल अगर सुना हो तो वो बोले हैं कि ये एक पुरानी कहावत है, उनका लेफ्ट हैंड क्या करता है उनके राइट हैंड को पता नहीं है। पर ऐसा नहीं कि नहीं पता है, उनकी हर चीज़ जो है वो राजनीतिक है। 24 घंटा अगर कोई आदमी राजनीति ये ब्रीथ करता है, वो जीता है, तो वो है शरद पवार। उनके तुलना में मुझे लगता है सिर्फ एक और है, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो दोनों के कंपटीशन है कि कौन कितना राजनीति करते हैं या सोचते हैं। तो
उनको दोनों को साथ में कंपेयर करना ये भी मुझे नहीं लगता है कि मतलब शिंदे और शरद पवार को हम लोग पर ये कंपेयर नहीं है कर सकते। कि, देखिए जैसे मैंने कहा भाजपा में तो देवेंद्र फडणवीस खुद को ही नहीं पता हुआ होगा उस वक्त कि ये एकनाथ शिंदे ऐसे चमकता सितारा रहेगा और वो उनको दबा के रहेगा, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी नहीं है जो स्ट्रांगली सामने आएंगे। हाँ, वो कार्यकर्ता है, वो मैं बोली आपको, और वो हमेशा सबको याद रखना चाहिए, लेकिन अब वो एक अलग स्टेचर में है। उनको पता है कि किस तरह से राजनीति में क्या चलता है और उनके पास पैसा है और वो पैसा ही चलता है। थोड़ी ओवरनाइट एक रात में दिल्ली में बैठे हुए नेता उनको मंजूर करेंगे कि आप मुख्यमंत्री हो जाए, वो क्या आश्वासन पे नहीं होता है। एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ, दो नेताओं की बात। देवेंद्र फडणवीस ऑफ लेट उनके बयान सुन रहे थे, हमेशा उनके बयान रहते रहे, बट बहुत कम्युनल हो गए। वो जिहाद की बातें कर रहे हैं, वो भी बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। वो जो योगी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है वही मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन देवेंद्र फडणवीस की पर्सनालिटी या उनके 2014 या 2019 के कैंपेन के भाषण कम्युनल नहीं थे। वो आपको लगता है उसके पीछे क्या है? आपको लगता है कि वो काम करे? उसका नाम है डेस्परेशन। और जैसे अभी इन्होंने बात की थी कि रीजनल दल है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, और उनकी एक खासियत होती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अगर आपको पता है तो बीच में एक बिल लाना चाहते थे हमारे प्रधानमंत्री, वन नेशन वन इलेक्शन। जब लाएंगे वो तो पास करवा लिया कमेटी से, आगे ला सकते तो हैं। यही तो डेस्परेशन है कि उनको, जैसे उन्होंने कहा बिहार और महाराष्ट्र में वो अपने बल पे नहीं कभी जीत पाए हैं, लेकिन वो इस तरह से अगर आप चुनाव रखेंगे तो उनको लगता है कि लोग साथ में उनको ध्यान में रखते हुए सब उनको ही बटन दबा के वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र ही नहीं तो बल्कि भारत और हमारे लोकतंत्र का जो फंडामेंटल है वो है मल्टी कलर, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी आइडेंटिटी और मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज। ज़्यादातर एक दो ऐसे नहीं है। हाँ। हमारे अमेरिका में है वैसे नहीं हो रहा है। विविधता है, डाइवर्सिटी है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स आल्सो। This is what it is because there is diverse. We were not a nation till we became one, till the definitely. states were formed. दो, वो I सब agree. kingdoms रहे हुए हैं। We are still evolving that way तो when it comes to democracy. ये जो डेस्परेशन है कि अभी वो सेकेंडरी बन गए ना नेता एकनाथ शिंदे के सामने। पहले हमने मीम्स देखे जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, वो सब उस ग्राइंड में जाते हुए कि मैं कैसे असर्ट करूं खुद को, कि मैं कैसे दैट आई बिकम द लीडर दैट एवरीवन लुक्स अप टू। ये स्तर पे पहुंचने तक ऐसा मीम चला जाता था कि वो पूछते थे मैं बैठूं क्या, मैं खड़ा हूँ क्या, एज अ चीफ मिनिस्टर। और ये बहुत भाजपा के आईटी सेल ने उसको फैलाया, वायरल किया। अब वो स्थिति नहीं रही। अब खुद जो ये करवा रहे थे उनको भी समझ में आया है देवेंद्र फडणवीस कि उनके लिए चुनौती हो गई एकनाथ शिंदे। हमारा पॉपुलेशन भी ऐसा है, भाजपा का पैटर्न जो रहा है ऑलवेज कि सिर्फ हेट्रेड पॉलिटिक्स, सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स, तो उनको लगता है कि ये चलेगा। लेकिन एक मेजॉरिटी जो मुसलमान पॉपुलेशन में आई है, और वो अच्छी बात है कि दे हैव रियलाइज कि ये खेल है, इस खेल में उनको रियलाइज दैट हम भी बटेंगे तो कटेंगे। पॉन के जैसे वो जो शतरंज के खिलाड़ी होते हैं, तो हम क्यों खिलाड़ी बने, हम क्यों पपेट्स बने ना। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। बहुत डिटेल में हमने समझा। अब यही सवाल आपसे, एकनाथ शिंदे साहब, उनका राइज, देखिए हम तो दिल्ली से हैं लेकिन उनका राइज समझ में आता है। एकनाथ शिंदे को हम सब जानते हैं और हमें पता है कि देवेंद्र फडणवीस और उनके बीच एक, कहते ना, एक खाई सी है और वो कंपटीशन भी नज़र आता है। तो एकनाथ शिंदे का राइज आप कैसे देखते हैं? और फिर थोड़ा शरद पवार साहब के बारे में बताइए। अगर उनकी बात ना करें तो फिर ये चर्चा निरर्थक लगती है। आपने 3 लोग मेरे सामने रखे हैं, एक एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार जी। एकनाथ शिंदे एक तो कार्यकर्ता है संपूर्ण रूप से और हमेशा कार्यकर्ता रहेंगे। 2, संपर्क सूत्र बहुत तगड़ा रखते हैं। 3,
वो चीज़ों को पर्दे के पीछे करना जानते हैं, यानी अपना एक तंत्र वो हमेशा से बरकरार रखते हैं, जो इससे पहले हमने कार्यकर्ताओं के स्तर पर या नेताओं के स्तर पर नारायण राणे का देखा था। मतलब प्लान भी तैयार रखते हैं अपना। उनका प्लान बी भी होता है और उनकी अपनी खुद की भी एक आई भी चलती रहती है हमेशा से। उनके भी अपने डीप एसेट्स होते हैं और वो काम करते रहते हैं। अब ये रही बात जो एक ग्रामीण चेहरे के रूप में और बहुत ही आक्रामक रूप से चीज़ें सामने रखने के लिए उन्हें अब तक जाना गया है, क्योंकि वो उस पार्टी से उभरे हैं जिनका चेहरा ही एक शेर के चेहरे से रखा गया है, परिचय दिया गया है। बनिस्बत उनके सामने कौन है? उनके सामने एक देवेंद्र फडणवीस नाम का व्यक्ति है, विदेशों में पढ़ा लिखा है, चेहरे की वजह से वो एक बहुत शांत संयमी रूप के तरीके से पेश आते हैं। 14 में जब मुख्यमंत्री बने तब से लेकर 19 तक उनकी राजनीति का बयार अलग था, 19 के बाद उनकी राजनीति का बयार अलग है। अब अगर व्यक्तित्व के रूप में देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे छात्र के रूप में आपको उन्हें समझना होगा, एक डीएनए के रूप में अगर जानना है तो वो छात्र है जो हमेशा से क्लास में नंबर 1 आना चाहता था, उसे मॉनिटर बना दिया गया। अब वो मॉनिटर बन गया, अगर बन गया है मॉनिटर तो वो सख्ती से मॉनिटरी करेगा, यानी वो एकदम से कार्यकर्ताओं में भी आदेश के अनुसार काम करने वाले व्यक्ति है। जिस समय उन्हें ये कहा गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, उन्होंने उसे स्वीकार तो कर ही लिया, सार्वजनिक भी कर दिया। बस उनके लिए दर्द तब छलका जब उनको कहा गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, ये बड़ी बात थी, ह्यूमिलिएशन था। हम पत्रकार ये कहते हैं ना कि उनको ह्यूमिलिएट कर दिया। ये भी चर्चा हुई कि पार्टी आलाकमान ने थोड़ा ह्यूमिलिएट किया जी, और सार्वजनिक रूप से किया। उन्होंने उसे भी स्वीकार लिया, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। ऐसा अमूमन बहुत कम बार होता है। क्यों कादे साहब इतना जानते हैं आप उनको, उनके इतने इंटरव्यूज़ किए हैं, क्यों ये जिहाद विहाद कर रहे हैं? वो महाराष्ट्र में ये पॉलिटिक्स तो नहीं चलती। मेरे को लग रहा है कि मैं तो उत्तर प्रदेश हूँ, वहाँ पर काफ़ी काम करता रहता हूँ, मुझे लगा कि महाराष्ट्र में कि थोड़ा सा यूपीनाइजेशन हो गया है, उत्तर प्रदेशीकरण हो गया एटलीस्ट पॉलिटिक्स का और बयानों का यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ये सारी कहानी महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। बटेंगे तो कटेंगे वाली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के साथ बताता हूँ। ये सारी चीज़ें बाला साहब ठाकरे करते थे, बस वो मराठी में बोलते थे तो दिल्ली के लोगों को समझ में नहीं आता था। अब देवेंद्र फडणवीस हिंदी में बोलते हैं और बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से सबसे पहले निकलता है, तो दिल्ली की पॉलिटिकल कवरेज करने वालों को वो पहले पकड़ में आ जाता है। ये हो रहा है ना, कब नहीं हुआ? गर्व से कहो हम हिंदू है, कहाँ से नारा निकला? पार्ला के चुनाव से निकला है, महाराष्ट्र से। शिवसेना में बाला साहब ठाकरे ने इससे भी कड़ी भाषा में मुसलमानों का विरोध किया है। बटेंगे तो कटेंगे तो वो रोज बोलने वाली चीज़ों में रखते थे, लेकिन उनके अपने अंदाज़े बयां अलग हुआ करते थे। तब दिल्ली को और दिल्ली के तमाम मतलब हुक्मरानों को महाराष्ट्र की राजनीति में ध्यान देना नहीं था, और उस समय ट्रांसलेशन भी शायद सही नहीं हुआ होगा कि आप लोगों को उस समय बोला गया बटेंगे तो कटेंगे सुनाई दिया होगा। नहीं तो आप भी तो एक राष्ट्रीय हिंदी पत्र के बड़े जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, तो आपने भी तो नहीं बताया हम लोगों को। बिल्कुल, हम तो उस समय बता ही रहे थे कि बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या कहते थे। ये बाला साहब ठाकरे की जबान है, बटेंगे तो कटेंगे। ये उद्धव ठाकरे ने भी इस बात में को कहा है, बार बार कहा है, कई बार कहा है। उनके भाषणों को निकाल के देख लीजिएगा। ये बात केवल और केवल यहाँ खत्म नहीं होती। पर वो संविधान की भी तो बात कर रहे हैं कि संविधान इंपॉर्टेंट है, सेकुलरिज्म इंपॉर्टेंट है। आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे के बयानों में काफ़ी परिवर्तन आया है, उनके वे ऑफ पॉलिटिक्स में, उनके भाषणों में, उनके अप्रोच में। बाला साहब चले गए, आडवाणी जी चले गए, मोदी जी आ गए, ये राहुल जी आ गए, सब बदल गया। काफ़ी नई नई पॉलिटिक्स। एकनाथ शिंदे के बाद अभी श्रीकांत भी काफ़ी राइज हो रहा है, उनका मेटेरिक राइज हो रहा है। रोहित पवार, सुप्रिया सुले, काफ़ी बदल गया काते साहब जी। भूमिकाओं के बदलाव के 2 उदाहरण रखता हूँ। जब महाराष्ट्र में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नामांतर यानी नामकरण करना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, तब उसके घोर विरोधियों में सबसे बड़ा नाम था बाल ठाकरे का। जब जातिगत आरक्षण की देने की बात थी तो उसके घोर विरोधियों में सबसे ऊपर बाल ठाकरे रहा करते थे। हाँ, ये दोनों चीजें हैं। मंडल का विरोध तो बीजेपी के लोगों ने भी किया, बाला साहब ने भी किया, राइट विंग पॉलिटिक्स करने वाले सब लोगों ने मंडल कमीशन का विरोध किया। भूमिकाएं बदली है ना। हाँ। अब जरूरत अनुसार भूमिकाएं बदल रही हैं। अब वही लोग, उनके बेटे कह रहे नहीं जाति का जनगणना हो, जाति का जनगणना हो, संविधान सर्वोपरि हो, तो समय के साथ पॉलिटिक्स बदलती है। देवेंद्र फडणवीस ने बदली अपनी, बिल्कुल। अब वो भी बदल रहे हैं। हाँ, तो सामने पहले बदल गया, इस वजह से अब देवेंद्र फडणवीस को भी उस भाषा में जवाब देना पड़ रहा है।
मतलब उनको भी लगा ना कि योगी और हेमंता से पीछे छूट जाएंगे तो एटलीस्ट मुझे भी अपना रेलेवेंस बना के रखना चाहिए, मेरी भी तो चर्चा हो, तो जिहाद विहाद मैं भी कर लूँ। ये तो मुझे पता नहीं कि वो अपने आप को योगी और हेमंता के रेस में मानते हैं कि नहीं। हालांकि ये बात वो खुलकर कहते हैं कि वो अगर रेस में कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के लिस्ट में हैं तो वो बहुत पीछे हैं, वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। खैर, अब शरद पवार के बारे में बताइए। महाराष्ट्र की राजनीति उन्होंने कहा उनका आखिरी चुनाव है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं बोला उन्होंने ऐसा? 3 बार बोला है अब तक 3 बार बोला है। चलिए, हमें गलत नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत होमवर्क हो गया। शरद पवार जी ने ये कहा है कि ये बस आखिरी बार, ये बस आखिरी बार। ये तब तक वो बोलते हैं जब जब उन्हें सहानुभूति बटोरनी होती है। आपने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा कि शरद पवार जी की पत्नी चुनाव में प्रचार के लिए घर घर जा रही हैं अजीत पवार को हराने के लिए। इस स्तर तक पूरा परिवार इस समय उतरा हुआ है। नहीं तो अजीत पवार की पत्नी भी कहाँ चुनाव लड़ी थी, वो तो पहली बार ही चुनाव लड़ी। यहाँ तो परिवार का वो तो सीट पर परिवार का मसला हो गया ना, तो निपट रहा है आपस में एक दूसरे से। लेकिन उस पूरे स्तर पर जो लोग अब तक सक्रिय नहीं थे अब वो सक्रिय हो गए। ठीक है, इस बात को रखना। अब हम आते हैं व्यक्तित्व के रूप में। एक, महाराष्ट्र की राजनीति के पुरोधा हैं शरद पवार, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। 2, अनुभवों के आधार पर वो चीज़ों को रखना और बदलना जानते हैं। 3, तमाम अनुभव और तमाम क्षमताओं के बावजूद राजनीतिक रूप से संपूर्ण यशस्वी कभी नहीं हुए। 4, अपना चेहरा हमेशा से उन्होंने प्रो मराठा रखा। और 5, वो भी उच्च स्तर के मराठाओं में उन्हीं लोगों को साथ लेकर राजनीति करते दिखे जो घरानों की राजनीति लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। जी, चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र विकास अघाड़ी? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई सवाल नहीं है। शरद पवार के दिल में केवल और केवल सबसे पहले सुप्रिया सुले का नाम है। मौका मिला तो वो सुप्रिया सुले को बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अगर कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट चुनना पड़ा तो वो जयंत पाटिल के पास जाएंगे। वो अब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। सुप्रिया सुले उनका फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस होगा। ये आपको लगता है? और इधर महायुति एकनाथ शिंदे पर देवेंद्र फडणवीस साहब अपने आप को प्रिवेल करवा पाएंगे? अमित शाह साहब को वो कन्विंस करवा पाएंगे? मैं थोड़ा राजनीतिक के इसके अंदर एक गूढ़ बात है, समझ गए आप? तो कैसे देवेंद्र फडणवीस, अगर महायुति का मामला बन जाता है और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स तो हाथ जोड़ के समझ नहीं आता कि भाई ये टूट के उधर चले गए, ये टूट के उधर चल गए, कौन कब कहाँ चला जाए, कौन किसको ना बर्दाश्त करे, तो महायुति का चेहरा आपको लगता है कौन हो सकता है? समीकरण आपके सामने रखता हूँ जो कि मेरा अपना परिचय और ज्ञान है उसके हिसाब से। समीकरण महायुति में संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है इस पर निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी 100 और उससे आगे सीटें जीत रही हैं तो मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। भारतीय जनता पार्टी 90 सीटें जीत रही हैं तो एकनाथ शिंदे रिपीट किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर 60 सीटें जीत रही हैं तो अजीत पवार शरद पवार के साथ जाएंगे और अजीत पवार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, ये अजीत पवार वाला तो मामला है। अब ये 2 राजनीतिकों से कमेंट, फिर एक फाइनल कमेंट छोटा लूँगा मैं। ये जो 2 बातें हुई ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। मतलब ये समझने के लिए पॉलिटिक्स समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं कि इतना एक्सपीरियंस के बाद आपने सुना इन सब की बातें। आप बताइए कि सुप्रिया जी मेहनत कर रही हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो, उनकी रैली देख रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रही हैं। उनके लिए भी ये डू और डाई इलेक्शन है। वैसे हर इलेक्शन डू और डाई होता है, लेकिन ये इलेक्शन क्योंकि पॉलिटिकल लेगेसी की भी बात है। किस तरीके से आपको अजीत पवार से भी अपना परिवार का भी समझना है, आपको फिर मोदी साहब को भी समझना है, फिर शाह साहब को भी समझना है, फिर आपको सेंट्रल एजेंसीज़ को भी समझना है, ईडी, आईटी, सीबीआई को भी समझना है, फिर आपको अपने अंदर भी समझना है, राहुल गांधी को भी समझना है, नाना पटोले को भी समझना है। अरविंद केजरीवाल साहब तो नहीं है, लेकिन कल को समझना पड़ सकता है। नहीं, अभी साथ में, कल को समझना पड़ सकता है ना। वो भी फिर उद्धव ठाकरे के पीछे अपना वजन डालेंगे। मैं जानता हूँ ना कि उनका वो किसके लिए लॉबी करेंगे। उद्धव ठाकरे को भी समझना है। तो आप लोगों के लिए भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं? नहीं, चुनौतियाँ कम नहीं है। वो तो हम लोकसभा के बाद भी जान चुके थे। 8 सीट मिलने के बाद 2 दिन बाद पवार साहब रैलियाँ लेने लगे रहे थे महाराष्ट्र भर। तो ये एक बहुत मुश्किल इलेक्शन है, ये सब मान रहे हैं और सबको ये मंजूर है कि इलेक्शन बहुत ही कठिन रहने वाला है और ये एक विचारों और सिद्धांतों का इलेक्शन है। आप अगर देखें पवार साहब के स्टेटमेंट या सुप्रिया दा के स्टेटमेंट, बारामती में जो चुनाव है वो चाचा भतीजे का चुनाव नहीं है, वो 2 विचारधाराओं का चुनाव है। वो एक विचारधारा है जो भारतीय जनता पक्ष के साथ चली गई है और एक विचारधारा है जो संविधान के साथ रह रही है। आज आप अगर देखें, हम वापस देवेंद्र जी के बारे में बात करें तो आज महाराष्ट्र की राजनीति में आपने ऐसे शब्दों का उपयोग कभी पहले देखा नहीं होगा।
देवेंद्र जी को मैं 10 साल पहले भी मिला था और ये सुप्रिया ताई और पवार साहब भी कह चुके हैं कि उनसे अलग आशाएं थी, अलग अपेक्षाएं थी। हमें कभी नहीं लगा था कि देवेंद्र जी भी ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे। अगर महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र जी को जिहाद, औरंगज़ेब, इन सारे शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदू मुस्लिम नारे लगाकर चुनाव में उतरना है तो ये दुर्भाग्य की बात है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लाडकी बहना योजना तो सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज कर रहे हैं, वो तो सबसे वो दे आर राइडिंग ऑन दैट। नहीं, पर आप देवेंद्र जी के पिछले हफ्ते के स्पीचेस देखिए। हमें देखा, मैंने बोला बात हुई इस पर। देखिए उसमें लाड़की बहन स्कीम के बारे में कितने बार बातचीत हुई है और हिंदू मुस्लिम के बारे में कितने बार बातचीत हुई है, ये डेटा आपको सामने ही दे देगा। आप मुझे बोलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो ही नहीं है। ये पहला ऐसा चुनाव होगा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी ने एक 48 पेज मैनिफेस्टो निकाला है। उन्होंने सिर्फ 10 पॉइंट निकाले हैं और फिर उसके बाद एक छोटू सा मैनिफेस्टो निकाला है जिसमें बहुत छोटू से मुद्दे हैं। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं दे पा रहे हो, आप डेवलपमेंट की भाषा नहीं बोल पा रहे हो और आप कह रहे हो कि आपके पास एक ही पर्याय बचा हुआ है, वो है हिंदू मुसलमान की भाषा बोलना। आज ये सिर्फ आश्वासनों की सरकार बन के रह गई है। आप देखिए इनका माधव फॉर्मूला, माली, धनगर, वंजारी, माली समाज के जो लोग हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, वो इनसे नाराज़ है। उनके सबसे बड़े माली नेता जो अजीत पवार गढ़ के साथ छगन भुजबल जी है, उन्होंने कहा था मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो आज अभी सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं पर महाराष्ट्र भर घूम नहीं रहे हैं। आप धनगर समाज देखिए, पिछले 6 महीने से पूरे महाराष्ट्र में धनगर समाज आंदोलन कर रहा है। उनके खुद के नेते यहाँ मंत्रालय पीछे आपके, वहाँ से कूद कर सेफ्टी नेट में कूद रहे हैं धनगर समाज के लिए आरक्षण मांगने के लिए। और उनके अलायंस पार्टनर आरएसपी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, जो महादेव जंकर जी उनके अध्यक्ष है, वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है। आप अगर देखें वंजारी समाज, मुंडे परिवार में एक फूट हो गई है और वो जो मतभेद है वो आज भी टिक रहे हैं। और राजा बाबू फड़ जैसे मुंडे परिवार के तेज़ और वेरी करीब क्लोज एड पक्ष छोड़ के हमारे पक्ष जैसे पक्षों में आ गए हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में आ रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, उनको पता नहीं है क्या होना है और इसीलिए इस चुनाव में उनके पास और कोई मुद्दे नहीं रहे हैं। यहाँ पे एक अलायंस है, ये मुश्किल अलायंस है, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। 3 पार्टियों को एक साथ ले आना, दूसरे अलायंस पार्टनर्स को भी एक साथ ले आना कोई आसान बात नहीं है। पर एक 48 पेज मैनिफेस्टो हम एक साथ ला सके, दूसरी साइड क्या ला सके? दूसरी साइड के पास तो खैर वो हमें पता है, हिंदू मुसलमान नहीं, लाडकी बहन योजना है। उन्होंने अभी देखा मध्य प्रदेश में उन्होंने अभी आप आए हैं तो लाडकी बहन तो वो दे चुके हैं ना, 1500 तो ट्रांसफर कर चुके हैं। खैर वो एक अच्छी बात है, वो आप लोग कर रहे हैं। रूबिन, क्या महाराष्ट्र का यूपीनाइजेशन हो गया है? हमारे यूपी में ऐसे ही पूरा प्रचार होता है, हाई पोलराइज्ड कैंपेन होता है, शिमला बना देंगे, फलाना ढिमकाना, बटेंगे तो कटेंगे। वैसे यूपी से शुरू हुआ, फिर अभी महाराष्ट्र आ गया। तो महाराष्ट्र में भी हम देखेंगे कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स डोमिनेंट हो जाएगी, जहाँ मराठा पॉलिटिक्स, एक इलाका है दलित पॉलिटिक्स भी काफ़ी डोमिनेंट रहती है। तमाम मुंबई है यहाँ पे, काजा सबसे सेकुलर शहरों में से एक है। क्या वो हमें नज़र आएगा यहाँ पर इस इलेक्शन में? नहीं, मुंबई तो देश की ऐसी आखिरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी तो है ही, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने नैरेटिव बिल्ड किया है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म में हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र इज़ बिकम द यूपी साउथ ऑफ इंडिया। ये मैं कहूँगा ये हो गया है। जिस प्रकार से कटेंगे बटेंगे सेफ है, जिस कैंपेन कंपेटिटिव एक स्पर्धा, जैसे आपने कहा, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये देवेंद्र फडणवीस की जो सो कॉल्ड इमेज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, सब कुछ वो ताक पे रख के कूद पड़े हैं कि कहीं ये स्पर्धा में पीछे ना छूट जाए। तो एक ये यूपीआइजेशन कोट अन कोट हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता समझदार है। जैसे कि अनीश जी यहाँ पे कह रहे थे कि अगर इनकी योजनाएं चलती तो इनको कटेंगे बटेंगे की बोलने की क्या ज़रूरत थी। ये जो योजना इन्होंने लाया वो भी लोकसभा के बाद लाया, ऐसे नहीं कि उनको महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति कोई विशेष प्यार या हमदर्दी है। तो जनता स्मार्ट है, जनता जानती है, और ये मुंबई को बचाने का, महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। निर्णायक रूप से जनता महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट देगी। ठीक है, फाइनल कमेंट आशीष जी, आपके डेटा के हिसाब से, बड़ा कठिन सवाल है हमारे यहाँ से पूछ, लेकिन पूछा ही जाएगा, जाहिर सी बात है, हम लोग फील्ड में आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं।
आप अपने पैसे कहाँ लगाएंगे, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या फिर महाविकास आघाड़ी या महायुति, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, शरद पवार या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार? देखिए पैसे तो है नहीं हमारे पास, और पैसे लगाना तो एक दूसरा एक रुपए लगाइए। नहीं, हम आज तक नहीं लगाए हैं और लगाएंगे भी नहीं, पैसे नहीं लगाएंगे। लेकिन दो चीज़ें बहुत जानना और बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बटेंगे कटेंगे की बात, फाइनल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, बटेंगे कटेंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए, 50 और 60 के दशक में जब वाई चौहान ये सब कहता है, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स जो है कोऑपरेटिव्स की पॉलिटिक्स हुआ करती थी। वहाँ से आइडेंटिटी जो रिवेल हुई वो कोऑपरेटिव्स की तरह हुई। दूसरी यूनिकनेस महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की ये है कि चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है, डिस्पाइट ऑफ डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चर फार्मिंग डिस्ट्रेस, एक सेक्शन में क्लियर कट डिवीजन था। खेती के लिए पर्याप्त जमीन और इरिगेशन पे कई सरकारों ने काम किया। दूसरा, अर्बनाइजेशन काफ़ी बड़ी मात्रा पे हुआ, तो जो यूथ ये वो है, वो उन लोगों को भी काम धंधे पे मिला। आज नौबत देखिए, इसको विडम्बना कहे या ये कहे कि उस राज्य में जहाँ पे एक तरफ कोऑपरेटिव और एम्प्लॉयमेंट की एक तरीके से जो टुगेदरनेस चला करती थी, वहाँ पे बटेंगे कटेंगे की बात होती है। अब मैं इसलिए ऐसा बात की कि बटेंगे कटेंगे की बात क्यों ज़रूरी है, उसको ठीक ऐसे समझिए जो नंबर के दृष्टिकोण से, जो अभी लोकसभा चुनाव था उसमें महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में सिर्फ 1% का डिफरेंस था, और वो 1% को मैनेज करने के लिए जो लड़ाई है, अब उस पर वो बटेंगे कटेंगे काम करेगा, वो लड़की बहना योजना काम करेगा, या वो जो कास्ट मोबिलाइजेशन एक नई सिरे से हुई है, चाहे दलितों का हुआ हो, चाहे मुसलमानों का हुआ हो, और चाहे मराठा राजनीति का हुआ, वो किस तरफ जाएगा। तो ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ 2% के स्विंग पे है। ये 2% का स्विंग जिस इन दोनों अलायंस में, चूंकि नज़दीक है तो इसलिए कुछ भी दावा कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, तो जिनको ये 2% का स्विंग होगा उनकी सत्ता महाराष्ट्र की राजनीति पे। मैम, आप किसको एज देखती हैं फाइनल? मैंने आपको पहले ही कहा था, जो एक वाक्य था मेरा, कि ड्रामा अभी बाकी है। ये पहली बार मैंने आपको पहले कमेंट में कहा था, ये ख़त्म नहीं हुआ है खेल तो अभी बहुत बाकी है। शुरू हुआ है अभी, मतलब वोटिंग के बाद शुरू होगा खेल असली। तो इसलिए अभी इस वक्त कहना कि कौन किसके साथ में है, ये गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, भाजपा क्या करिए, वो तो वेट एंड वॉच करेगी। अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा उसके ऊपर है। रिबेल्स बहुत ही बड़े प्रतिशत पे रहेंगे। तो और हॉर्स ट्रेडिंग पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में हो रहा है, 95 से तो कम से कम। तो मुझे लगता है कि ये अभी इस वक्त सोचना कि किस पे आप पैसा लगाएंगे, मुझे लगता है कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेड होगा। लगाए किस पर, चुनाव के बाद कौन कहाँ चला जाए, कौन कहाँ किसको ले जाए, ये बात थी। खाते साहब, क्या लग रहा है आपके अनुभव से, लोकसभा चुनाव में तो महाविकास आघाड़ी आगे रही, इस बार लग रहा है कि कुछ बदलेगा या फिर कुछ वैसा ही रिजल्ट हम देखेंगे? देखिए, महाविकास आघाड़ी के अंदरूनी जो जूतम पैजार हुई है उसको नज़रअंदाज मत करते हुए आगे बढ़िए। उत्तर के लिए, एक, शरद पवार ने कांग्रेस को उतनी सीटें दी नहीं जितनी की कांग्रेस चाहती थी और कांग्रेस लड़ सकती थी। इस समय कांग्रेस का अपना वोट बैंक इंटैक्ट रहा है राज्य में। कांग्रेस अपने वोट बैंक को पकड़ के रखने में कामयाब रही और उसका लाभ औरों तक पहुंचाने में कामयाब हुई। इसके बावजूद वो केवल 105 सीटें लड़ रही है। उद्धव ठाकरे संगठन के रूप में सबसे कमज़ोर होने के बावजूद तुलना में सबसे अधिक सीटें लड़ रहे हैं। शरद पवार गिन चुनकर उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पे वो जीत सकते हैं। तो महाविकास आघाड़ी में हो सकता है कि सबसे पहला नंबर जीतने वाले विधायकों के रूप में शरद पवार का हो जाए। कांग्रेस उसमें पिछड़ती दिख रही है, और जब कांग्रेस पिछड़ जाएगी तो सारे धागे खुल जाएंगे। ठीक है, ये मत समझिए कि केवल और केवल महायुति के धागे खुलने वाले हैं। धागे खुलने की शुरुआत यहाँ से भी हो सकती है। रही बात निर्दलियों की, तो निर्दलीय तो इस समय मान के चलिए सब ने अपने अपने निर्दलीय पकड़ पकड़ के उतारे हैं। जीतेंगे तो मेरे साथ। स्ट्रैटेजिक तौर पर पैसा लगाया गया है। आप दोनों का जवाब मुझे पता है। मुझे बोलना है एक लाइन, इसलिए ये सिर्फ महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पे भी नहीं है,
कहते हैं समय के साथ संदर्भ बदलती है। आप झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले हरियाणा में हुए हैं और भी जगह चुनाव दिए, और मैं कह रहा हूँ आगे डेटा के दृष्टिकोण से आने वाले कुछ और चुनावों पे भी लीजिए, चाहे जो भी देखिए। एक दौर था कि एक तरफा चुनाव हो रहा था पिछले 8-10 सालों में, ये आप जितने चुनाव देखेंगे काफ़ी क्लोज इलेक्शन होंगे, और 2-3% चाहे कोई राज्य उठा लीजिए, अगले कुछ महीनों कुछ सालों की बात मैं कह रहा हूँ। फाइनल कमेंट जल्दी। जय जय महाराष्ट्र माझा यहाँ की स्टेट एंथम है, उसमें एक लाइन है, दिल्लीचे ही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा। अभी ये इलेक्शन में दिल्लीचे ही तख्त हलवी तो महाराष्ट्र माझा, आपको ऐसा रिजल्ट नजर आएगा। फाइनल कमेंट आपके। नंबर का खेल प्रवक्ताओं ने खेलना नहीं चाहिए, पर जीत होगी महाविकास आघाड़ी की, यही मैं कह सकता हूँ। बड़ा मज़ा आया। मैं कोई क्लोजिंग कमेंट दूंगा ही नहीं, मैम के साथ जा रहा हूँ मैं कि अभी पिक्चर बाकी है और असली पिक्चर शुरू होगी रिजल्ट्स के बाद में, क्योंकि महाराष्ट्र ने चौंकाया है 5 साल में 3 बार चौंकाया है। इस बार देखते हैं ये क्या होगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।